6 मई की आधी रात भारत के फाइटर प्लेन तैयार थे, जैसे दुश्मनों की सांसें गिन रहे हों। स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, हैमर बम और हमारे कामिकाज़े ड्रोन भी तैयार थे। पिछले 12 दिनों से एक सीक्रेट कंट्रोल रूम में NSA अजित डोभाल की निगरानी में देश के सबसे घातक दिमाग मिशन बना रहे थे, एकदम चुपचाप मगर जानलेवा। टारगेट थे POK और पाकिस्तान के आतंकी अड्डे। एक एक इंच की खबर सटीक तरीके से रखी गई थी। 2 हफ्ते पहले उन हरामी आतंकवादियों ने कहा था, तो जाके मोदी को बता। लेकिन अब प्रधानमंत्री का जवाब साफ था, देश की बेटियों के संदूर की कीमत तुम्हें चुकानी होगी पाकिस्तान। एक मिशन उन भारतीय महिलाओं के बदले और न्याय के लिए, जिनके पहलगाम आतंकवादी हमले में सुहाग उजड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर, वायुसेना, नौसेना और थल सेना का ऐसा जोड़ जो दुश्मन को उसके सपने में भी दिखे और उसकी नींद उड़ा दे। मई सा रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच हमारे लड़ाकू विमान और ड्रोन ने 24 हमले किए और आतंकवादी संगठनों LET, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को तबाह कर डाला। 4 पाकिस्तान में और 5 POK में। 70 ढेर, 60 घायल, धुआं कर दिए सारे ख्वाब इनके। इनमें सबसे बड़ा हमला था बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह कैंप, जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भी था। वही संगठन जिसने 2019 पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। इसके साथ ही अब्दुल रऊफ अजहर, मसूद अजहर का भाई, जिसने IC 814 हाईजैकिंग प्लान किया था, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक, वो भी इसमें जहन्नुम चला गया। साथ ही मसूद अजहर के घर में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी भी ऊपर निकल लिए। फिर LET मुख्यालय मुरीद के, जहां 26/11 मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब और डेविड हेडली की ट्रेनिंग हुई थी, वो भी नस्तनाबूद कर दिए गए। मुजफ्फराबाद POK में शवाई नल्ला कैंप, एक LET ट्रेनिंग सेंटर, जिनका पहलगाम हमले और 2024 में पहले के सोनमर्ग और गुलमर्ग हमलों में हाथ था, तबाह कर दिए गए। इसके साथ ही साथ ध्वस्त हो गया मरकज अब्बास, जो कि LOC से 13 किलोमीटर दूर था। इस LET कैंप में फिदाइन सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। अगली सुबह 7 मई 10 बजे ऑपरेशन सिंदूर नाम को आगे बढ़ाते हुए 2 महिला अधिकारियों, IAF विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को जानकारी दी, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते हुए। हमारी कर्नल सोफिया अकेली शेरनी थी, जिन्होंने फोर्स 18 में भारत की कमांड संभाल रखी थी, जहां बाकी देशों की फौज मर्द चला रहे थे। वही नवंबर 2020 में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अरुणाचल में एक जानलेवा रेस्क्यू मिशन को लीड किया, जहां मौसम बेरहम था और ऊंचाइयों से भरा था। फिर भी सब झेलते हुए उन्होंने वहां काम किया। दोस्तों, आपको बता दें, उरी के बाद 12 दिन में स्ट्राइक हुई थी। पुलवामा के बाद भी 12 दिन में बालाकोट को उड़ाया गया था और अब पहलगाम के 14 दिन बाद आया ऑपरेशन सिंदूर, अब तक की सबसे बड़ी और घातक स्ट्राइक। दोस्तों, पाकिस्तान बौखला गया है। उसके इंटरनेट के जोकरों ने अफवाह उड़ाई है, राफेल गिरा दिया, इंडियन आर्मी बेस तबाह हो गया। पर दोस्तों, PIB ने 2-2 कह दिया है, सब फर्जी है, झूठ का पुलिंदा है। और अटैक के सिर्फ 1 घंटे बाद ही पाक आर्मी ने LOC पार से कायराना बमबारी शुरू कर दी, जिसमें उनकी बौखलाहट नजर आ गई। दुर्भाग्य से बॉर्डर के गांव में 15 मासूम भारतीय मारे गए, जिनमें 4 छोटे छोटे बच्चे भी थे और एक जवान भी शहीद हुआ। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन की कीमत दोस्तों हमें भी चुकानी पड़ी। यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि IAF ने पूरा ऑपरेशन पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसे बिना कर दिया, क्योंकि स्कैल्प मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर से ऊपर है, वहीं हैमर की रेंज 50 से 70 किलोमीटर है। और दोस्तों, कामिकाज़े ड्रोन GPS से लैस होते हैं, जिनको कहीं से भी उड़ाया जा सकता है। इसके साथ ही सबसे गहरी चोट लगी जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को बहावलपुर में, जो कि पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर की दूरी पर था। अब क्योंकि ये हमारे नए हथियारों की रेंज में था, तो हमने एकदम सटीक वार किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने पाकिस्तानी आर्मी के किसी भी ठिकाने को छुआ तक नहीं, क्योंकि दोस्तों हमें युद्ध नहीं, इंसाफ चाहिए था। लेकिन 7 से 8 मई की रात को पाकिस्तान ने फिर हरकत की। उसके ड्रोन और मिसाइलें 15 भारतीय शहरों की तरफ बढ़ी, पर हमारे सुदर्शन चक्र ने यानी S-400 सिस्टम ने खुद को बिजली जैसे एक्टिवेट किया और सारे पाकिस्तानी हथियारों को हवा में ही फोड़ दिया। ये तो कुछ भी नहीं, फिर हमारे हार्पी ड्रोन निकाले गए और पाकिस्तान के HQ-9 मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस को लाहौर में ही ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, बता दें कि 8 मई की रात को भी पाकिस्तान ने सस्ते हमास स्टाइल रॉकेट हमले करने की कोशिश की थी जम्मू, पंजाब, राजस्थान के भारतीय आर्मी ठिकानों पर, मगर फिर से इंडिया ने उनका गेम ओवर करके दिखा दिया। तो दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों में भारत ने पाकिस्तान पर लगातार दबाव कैसे बनाए रखा, आतंकवादियों की फुल प्लानिंग बेनकाब कैसे की और ऐसा क्या हुआ जिससे हमारी सुरक्षा में सेंध लग पाई,
भारत ने आखिर ऐसे क्या ठोस कदम उठाए और कैसे पहलगाम दोषियों को उनके छिपे हुए बिलों से निकाल निकाल कर भगाया गया। दोस्तों, हमारा पहलगाम पार्ट 2 इन्हीं सवालों का जवाब देगा। तो पहलगाम हमले के कुछ घंटे बाद ही मामला बिगड़ने लगा और आईएएफ ने राफेल जेट के साथ आक्रमण की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं नौसेना के आईएनएस सूरत ने एक सफल सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया। इस सब की वजह से बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे थे और उन्होंने पूरी फौज को अलर्ट कर अरेबियन सी में अपने मिसाइल टेस्ट किए और भारतीय विमानों को ट्रैक करना शुरू किया। दोस्तों, पाकिस्तान का एलओसी के पार बेवजह अटैक करना और उस पर हमारी फौज का धुआंधार जवाब हमले के दिन से ही जारी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो भारत ने निकाला इंडस वाटर ट्रीटी का पानी बंद करके, जिसकी वजह से लगभग 80% पाकिस्तान सूखा पड़ सकता है, खासकर पंजाब और सिंध जैसे इलाकों में जहाँ खेती इसी पानी पर टिकी है। और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी आज तक कभी नहीं तोड़ी गई, न ही युद्ध के समय और न ही आतंकी हमलों के बाद। मिट्टी हटाने के बहाने भारत ने चिनाब नदी के बहाव को इस कदर रोक दिया कि पानी अब सिर्फ 1.5 फीट रह गया है, जिससे लोग अब पैदल नदी पार करने लगे हैं। इस मास्टर स्ट्रोक के चलते भारत ने झेलम और चिनाब नदियों पर 5 नए पावर प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है, जिन्हें पूरा होने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक ये सब करने के लिए ट्रीटी के तहत पाकिस्तान की मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन इस बार कतई नहीं। इंडिया फिर से झेलम नदी पर बांध शुरू करना चाहता है ताकि पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके और वो पीओके या पाकिस्तान में अपनी मर्जी से बाढ़ या सूखा ला सके। बता दें कि भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस घर भेज दिया गया है और बाघा अटारी बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। इतना सख्त रवैया अपनाया गया है कि एक सीआरपीएफ जवान को बर्खास्त तक कर दिया गया जब उसने एक पाकिस्तानी महिला से शादी की बात को छुपाया था। दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी में जो भी फौजी अफसर थे, सबको वापस भेज दिया गया और भारत ने अपने 25 अफसर भी इस्लामाबाद वाली एम्बेसी से वापस बुला लिए। इस पर पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और भारत ने भी यही कदम उठाया, मगर इससे भारतीय एयरलाइनों को हर महीने 300 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च आएगा, क्योंकि अब उसे पाकिस्तान के आसपास से अपनी उड़ानों को मोड़ना पड़ेगा। लेकिन 2019 में पुलवामा के बाद भी उन्होंने 700 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया था, फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय हित में ये नुकसान हंसकर झेला था। व्यापार को बंद करने के साथ ही भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। और अब क्योंकि भारत पाकिस्तान को दवाइयां बनाने का 60% कच्चा माल और जरूरी केमिकल सप्लाई करता था, इसीलिए अब पाकिस्तानियों की वाट लगने वाली है, क्योंकि अब वहाँ दवाइयों की कीमत 10 गुना तक बढ़ जाएगी। इसके बदले में पाकिस्तान ने 1972 का शिमला समझौता होल्ड पर रख दिया है। वो समझौता ही इतना मजाकिया है, जैसे पाकिस्तान का दावा है कि वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता। इस तरफ भारत लगातार अमेरिका, चीन, रूस, यहाँ तक कि सऊदी अरब और यूएई पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ताकि वे पाकिस्तान को हथियार और पैसे देना बंद करें और उसे दुनिया के सामने एकदम अलग थलग कर दें। इन सब चीजों ने पाकिस्तान में इतनी खलबली मचा दी है कि हाफिज सईद के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो को तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, बता दें कि पीओके पहले ही कई दिनों से इमरजेंसी में था, जहां 1000 से ज्यादा मदरसे सावधानी के तौर पर बंद कर दिए गए थे। वहीं चकोटी जैसे गांव में, जो सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, वहां माता पिता बच्चों को अंदर बंकरों में डालकर उन्हें मजबूत किया जा रहा था। और इन सब के बीच हमारी एनआईए ने पूरा जोर लगा रखा है अपनी डिजिटल जासूसी से आतंकियों के मुजफ्फराबाद और कराची के खुफिया अड्डे ट्रैक किए हैं और खुलासा किया है कि कैसे टीआरएफ के मास्टरमाइंड कसूरी ने 2 लोकल कश्मीरी अनंतनाग से आदिल ठोकर जिन्हें लीडर बनाया और सोपोर के आसिफ शेख को उसका साथी। दोस्तों, इनकी कहानी कुछ इस तरह है कि 10 साल पहले ठोकर बस एक पार्ट टाइम स्कूल टीचर था, लेकिन जब उसने मारे गए आतंकियों के जनाजे में जाना शुरू किया, वहीं से उसकी आंखों में जन्नत का सपना आने लगा। जिहाद में जुड़ जाओ। और बिना किसी को बताए ठोकर लीगल वीजा पे अटारी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया और वहाँ जिहाद और हथियारों की ट्रेनिंग ली। आतंकी प्लानिंग की शुरुआत हुई थी एलईटी कमांडर फारूक अहमद और हाशिम मूसा के साथ, जो पाकिस्तान सेना के पूर्व कमांडो और हमले में भी शामिल थे। पहलगाम हमले के 8 महीने पहले अक्टूबर 2024 में ठोकर ने ही पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा और तलहा को लेटेस्ट हाईटेक हथियार के साथ एलओसी पार कराई गई। फिर उनको जम्मू के पूंछ रजौड़ी सेक्टर के मुश्किल रास्तों से कश्मीर में घुसाने में मदद कराई गई। मुगल रोड के घने जंगलों से वे जंगल के बहुत अंदर जाकर छिप गए। अपने झूठे नाम मूसा और यूनुस के जरिए वे चाइनीज ऐप पे बात करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे पुलवामा हमले के दौरान किया गया था। दोस्तों, बता दे, पुराने एंटीना वाले मोटे फोन नहीं थे,
बल्कि थे लेटेस्ट चाइनीज सैटेलाइट स्मार्टफोन, और इनमें सैटेलाइट टेक्सटिंग, जीपीएस कॉलिंग, इंटरनेट जैसे सारे फीचर्स थे जिन्हें ट्रैक करना बेहद ही मुश्किल था, जिनका इस्तेमाल किया गया हमले के दौरान अपने पाकिस्तान में बैठे कायर आकाओं के साथ जुड़े रहने के लिए। जैसे कि कोई कंट्रोल रूम ऑपरेशन चल रहा हो। ये कुछ वैसा ही था जैसे 26/11 मुंबई हमलों में हुआ था। दोस्तों बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आदिल और आसिफ के घर से धमाके का सामान बरामद हुआ था, जिसके बाद उन गद्दारों के घर नष्ट कर दिए गए थे ताकि एक मिसाल कायम की जा सके और युवाओं को पाकिस्तानी आतंकवादियों से जुड़ने से रोका जा सके। इन सब के बावजूद दोस्तों हमने गलतियां तो की हैं, जिसको सरकार ने पार्टी बैठक में भी माना। हम इस हमले को रोक नहीं पाए। हमने गलती कर दी बिना सिक्योरिटी को बताए बेसरन को इस साल जल्दी खोलकर। बेसरन को इस साल जल्दी खोल दिया गया बिना सिक्योरिटी को बताए। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स कहती है कि बेसरन तो साल के ज्यादातर टाइम खुला ही रहता है, सिर्फ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने पर ही बंद होता है। यहाँ समस्या दरअसल ये थी कि सबसे पास का चेक पोस्ट भी बहुत दूर था, पहाड़ी के बेस पर 10 से 11 किलोमीटर दूर, जहाँ राष्ट्रीय राइफल आरआर की 3री बटालियन और सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन तैनात रहती है। इसी वजह से ऊपर बेसरन पर फोर्स काफी देर बाद पहुंची, क्योंकि पहले 2.5 किलोमीटर तो एटीवी और बाइक से कवर किए गए, लेकिन अगले 4.5 किलोमीटर उन्हें कीचड़ और दलदल में भागते हुए कवर करना पड़ा। दोस्तों बता दें कि रॉ और आईबी ने अप्रैल की शुरुआत में ही अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन कहीं और का। श्रीनगर और पहाड़ियों के पास संदिग्ध लोग देखे गए हैं, टूरिस्टों पर हमला हो सकता है। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तेजी से कार्रवाई की। दाचीगाम नेशनल पार्क और श्रीनगर के निशात बाग क्षेत्र में 2 हफ्तों के लिए गश्त बढ़ा दी गई। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या हमले की योजना 19 अप्रैल के लिए बनाई गई थी, जब हमारे प्रधानमंत्री कटरा से श्रीनगर की पहली ट्रेन शुरू करने के कार्यक्रम में गए थे, जिस योजना को आखिरकार खराब मौसम की वजह से रद्द कर दिया गया। और क्या यही वजह थी कि फिर आतंकवादियों ने अपना टारगेट बदलकर बेसरन मैदान को बना लिया। वे 20 और 21 अप्रैल को आम कपड़ों में वहाँ रहकी करते रहे, जबकि सुरक्षा बल श्रीनगर में उनकी तलाश कर रहे थे। और दोस्तों बिना किसी सुराग के श्रीनगर में तलाश को उसी सुबह बंद कर दिया गया जिस सुबह पहलगांव में हमला हुआ था, जिसकी कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों बता दें 2016 के पठानकोट हमले के बाद 778 किलोमीटर एलओसी पर घुसपैठ रोकने के लिए हाईटेक सुरक्षा सिस्टम CIBMS लगाया गया था, जिससे बॉर्डर की निगरानी मजबूत हुई थी और आतंकियों के छुपे हुए ठिकानों का पता लगाने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, जो कि पीर पंजाल के घने जंगलों की वजह से पूरी तरह से नाकाम हो गई। वहीं बेसरन जैसे हाई रिस्क जोन में ना तो कोई कैमरा था, ना ही कोई ड्रोन, और तो और 2020 में चीन के साथ झड़पों के चलते 3री राष्ट्रीय राइफल आरआर को पूर्वी लद्दाख में भेजना पड़ गया था, और उसी दौरान उसका कुछ हिस्सा दोबारा बेसरन के पास मुगल रोड के इलाके में तैनात किया जा रहा था जब ये घटना हुई थी। और इसी वजह से पिछले 5 सालों से बेसरन घाटी के आसपास मुगल रोड के 10 किलोमीटर के बफर जोन की सुरक्षा सिर्फ 116वीं सीआरपीएफ बटालियन ही संभाल रही है। और इसी सिक्योरिटी गैप का फायदा उठाकर आतंकियों ने पीर पंजाल के जंगल और गुफाओं में अपने अड्डे बना लिए थे, जिसके बाद ये साफ नजर आ रहा था कि कैसे दोनों चीन और पाकिस्तान से लड़ने की वजह से हमारे सुरक्षा बलों को विभाजित और खींच दिया गया था। और ऊपर से सरकार ने जब कोरोना के दौरान फौज की भर्ती बंद की तो सेना में 1.2 लाख जवानों की कमी भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों सुधार के कदम शुरू हो चुके हैं। पहलगाम के 17-18 सबसे खतरे वाले पॉइंट्स पर सीआरपीएफ के चेक पोस्ट और ड्रोन सर्वेलेंस लगाए जा रहे हैं, और 72वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने लद्दाख में राष्ट्रीय राइफल्स की जगह ले ली है, ताकि इसे पूरी तरह से जम्मू में फिर से तैनात किया जा सके, जो कि बढ़िया है, लेकिन थोड़ा लेट है। फिर भी पुराने जमाने की तरह जंगलों में लगातार गश्त और स्थानीय मुखबिरों का होना ही इसका समाधान है, क्योंकि सब कुछ शुरू हुआ एक छोटी सी चोरी से, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कुछ टूरिस्ट की लाशों से 2 मोबाइल चुरा लिए थे। हाँ, वही मोबाइल जो बने भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सबसे बड़े सुराग, जिसकी मदद से उन्होंने आतंकियों को ढूंढ निकाला अनंतनाग के हपटनार गांव के पास के घने जंगलों में। लेकिन दोस्तों वो जंगल का रास्ता खतरनाक था और हमारी सेना के पहुंचने से पहले ही आतंकी एक बार फिर गायब हो गए। फिर कुछ दिन बाद हमारे सुरक्षा बलों ने उन्हें फिर ढूंढ निकाला और कुलगाम के जंगलों में हुआ एनकाउंटर, लेकिन आतंकी फिर से तूफान के धुएं की तरह गायब हो गए। इस बार खास बात ये थी कि पहले जैसे ये लोग गांव वालों के घर में जबरदस्ती घुसकर खाना खाते थे, अब भूखे आतंकी डिनर टाइम पर घरों में घुसकर जल्दी से रोटी चावल उठाकर भाग जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कई स्थानीय कश्मीरी इन आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि सुरक्षा बलों को जानकारी देने में मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि
वे मोमबत्ती लिए आतंकी हमले का विरोध भी कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी, जिनकी इमेज वायरल हुई थी, वह भी इनके समर्थन में आई। मुझे बस शांति चाहिए। मुस्लिमों और कश्मीरियों के प्रति कोई नफरत नहीं फैलनी चाहिए। जिस वजह से उन्हें टारगेट बना दिया गया, उन्हें ट्रोल्स द्वारा गाली दी जा रही है। लेकिन फिर यहाँ हमारी सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता का नेक संदेश दिया। एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला अफसर को ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बना दिया, जो कि एक बहुत ही घातक और तगड़ा हमला था, जो अब पाकिस्तान को अगला आतंकवादी हमला करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमले के सीधे जिम्मेदार आतंकवादियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।